एक शहर में अमित अपनी माँ सुधा के साथ रहता था। एक दिन अमित सो रहा था, तभी उसकी माँ उसे जगाने आती है। बेटा अभी तक सो रहा है, ऑफिस नहीं जाना है तुम्हें। माँ अभी सोने दो, कुछ देर और, अभी टाइम ही क्या हुआ है। बेटा 9 बजने वाले हैं, चल जल्दी उठकर तैयार हो जा। अमित तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। सुधा जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर अपनी सहेली कविता को फ़ोन मिलाती हैं। कविता कैसी है? हाँ सुधा मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह बता, मैंने तुझे कहा था अमित के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए, तूने कुछ किया या नहीं? हाँ मैंने बात की थी, मेरे दूर के रिश्तेदार में एक लड़की है, बहुत ही गुणवान है, तुझे और अमित को ज़रूर पसंद आएगी, तो जल्दी से बात चलाना। और हाँ, अगर उसकी फ़ोटो तेरे पास हो तो मुझे भेज दे। ज़रा सब रख, मैं 1-2 दिन में भेजती हूँ। 2 दिन बाद कविता लड़की वाले से बात करके बताती है। अमित और संजना आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। सभी को रिश्ता पसंद आता है। कुछ दिन में ही शादी हो जाती है। शादी के बाद सुधा जी बहुत खुश रहती थी। एक दिन सुधा जी किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ संजना आती है। बहू कुछ चाहिए तुम्हें? जी नहीं मम्मी जी, मेरे होते आप काम करें यह ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ आप आराम करें और सारा काम मैं करूँ। बहू तुम अभी अभी तो आई हो, थोड़े दिन आराम कर लो, बाद में तुम्हें ही तो यह सब संभालना है। नहीं माँ जी, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मैं आपकी मदद करती हूँ, धीरे धीरे मैं सब काम सीख जाऊंगी। संजना सुधा जी का हाथ बटाने लगती है। धीरे धीरे संजना पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। सुधा जी के पास अब कोई काम नहीं बचा था। वे केवल बाजार से सब्जी या अन्य घर का सामान लाती थी। एक दिन सुधा जी बाहर से सब्जी लेकर आती है। वे जैसे घर के अंदर पहुंचने वाली होती है, उनके कानों में आवाज़ आती है। संजना अपनी सहेली के साथ बैठी बातें कर रही थी। हमेशा तू तो बहुत खुशनसीब है जो तेरी सास गांव में रहती है, तू यहाँ मौज मारती है। एक मैं हूँ जो सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरी सास मौज में रहती है। यह सब तो तूने ही अपने हाथ में लिया है। अरे वे तो एक चाल थी अमित को वश में करने के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वह तो हमेशा माँ के पल्लू से बंधे रहते। अब तो मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब अमित पूरी सैलरी मेरे हाथ में देंगे। सुधा जी यह सब सुनकर सर रह जाती है। जिस बहू को वह इतना सीधा समझती थी, वह तो उनसे इतनी नफरत करती है। सुधा जी के आते ही सब सहेलियां चुप हो गई। सुधा जी को देखते ही संजना बोली, अरे माँ जी आप आ गई, मैं अभी अपनी सहेलियों से आप ही की तारीफ कर रही थी। सुधा जी चुपचाप किचन में चली जाती है। संजना, लगता है तेरी सास ने सब कुछ सुन लिया। अच्छा है ना, उनका भ्रम जितना जल्दी टूट जाए। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि बेटे की शादी के बाद उनकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। सुधा जी किचन में सारी बातें सुन रही थी। उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वे सीधे अपने कमरे में गई और अपने पति कमलनाथ जी के तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। आप ठीक कहते थे कि बच्चे से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपने कितना कहा कि घर गृहस्थी छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, लेकिन मैं अपनी इकलौते बेटे की परवरिश में सब भूल गई। अब क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी? बहू तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। सुधा जी पलंग पर लेटी यही सोच सोच कर रो रही थी। अगले दिन अमित के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने संजना से बात की। बहू, मैंने कल तुम्हारी सारी बातें सुन ली, ये सब तुम्हारा ही है, इसमें चालबाजी करने की क्या ज़रूरत थी? आज से अमित सैलरी भी तुम्हें ही देगा। मैं बस घर में शांति चाहती हूँ। माँ जी, वे आपके रहते तो नहीं हो सकती। मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मौज मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन अमित आपके बगैर नहीं रहेगा। सुधा जी को धक्का लगा। वे अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। बहू, तुम आखिर चाहती क्या हो? माँ जी, मैं चाहती हूँ कि आप अमित को बिना बताए किसी वृद्धाश्रम में चली जाएं। अमित को तो मैं कोई न कोई बहाना बनाकर समझा दूंगी। आप चाहो तो हमारी खुशियाँ हमें दे सकती हैं। लेकिन बेटी, मैंने तो कभी तुमसे लड़ाई तक नहीं की।
मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती। आप कल ही चली जाइए। जो कुछ आपको लेना हो वो ले सकती है, लेकिन अगर आपने अमित को इस बारे में कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। संजना जी जैसे जड़वत हो गई थी। जिस घर को उन्होंने और उनके पति ने बड़े प्यार से सजाया था, वे एक पल में पराया हो गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। आज उनका मन कर रहा था कोई चमत्कार हो जाए और उनके प्राण इसी घर में निकल जाए। रात को अमित के सो जाने के बाद संजना सुधा जी के कमरे में आती है। माँ जी, आपने अपना सामान पैक कर लिया। बहू, मुझे घर से मत निकाल, मैं यहीं एक कोने में पड़ी रहूँगी। आपको एक बात समझ नहीं आती, आपके रहते अमित कभी भी पूरी तरह से मेरा नहीं हो सकता। अगले दिन अमित के जाने के बाद संजना सुधा जी के लिए कैब बुक कराकर उन्हें वृद्धाश्रम भेज देती है। शाम को जब अमित आता है, अमित, आज मैंने तुमसे पूछे बगैर माँ जी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। ये मेरी सहेली है ना, उसके पापा ने टूर बुक किया था, पूरे बस गई है। आज आखिरी दिन था तो 2 महीने के लिए वे गई है। संजना, मुझे फ़ोन तो कर सकती थी, पता नहीं माँ के पास पैसे भी है या नहीं। अमित, मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं और सारा इंतजाम टूर वाले कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन संजना रोते हुए अमित के पास आती है। अमित, बहुत बुरी खबर है, तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है, उसमें कोई नहीं बचा। यह सुनकर अमित रोने लगता है। मुझे टूर वाले का नंबर दो, मैं वहां जाकर देखना चाहता हूं। अमित, मैंने सब पता कर लिया है, बस हजारों फीट गहरी खाई में गिर गई, किसी का कुछ पता नहीं लगा। अमित का दिल टूट जाता है। वह कई दिन तक माँ को याद करके रोता रहता है। कुछ दिन बाद संजना उसे समझाती है, अमित, जो होना था वो हो गया, शायद किस्मत को यही मंजूर था। कुछ दिन में सब समान हो जाता है। एक दिन अमित कहीं जा रहा था, तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखकर उसे माँ की याद आती है। हर छुट्टी के दिन माँ उसे इस मंदिर में भगवान का आशीर्वाद दिलाने लाती थी। यह सोचकर वह मंदिर में चला जाता है। जब वह बाहर निकलता है तो देखता है मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भिखारी बैठे थे। अमित उन्हें पैसे देने लगता है। तभी वह देखता है कि एक मैले कुचैले कपड़े में उसकी माँ बैठी भीख मांग रही थी। माँ, तुम यहाँ कैसे? तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई थी। बेटा, संजना ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा और वृद्धाश्रम भिजवा दिया। वे अकेले रहना चाहती थी। वृद्धाश्रम में उन्हीं लोगों को रखते हैं जिनके घर वाले खर्चा देते हैं। संजना ने 1 महीने तो पैसे भिजवाए, उसके बाद पैसे भेजने बंद कर दिए। वृद्धाश्रम वाले ने मुझे निकाल दिया, तब से यहीं रहती हूँ। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेती हूँ। तो कैसा है? अमित की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वे माँ को लेकर सीधा घर आता है। सुधा जी को देख ही संजना घबरा जाती है। संजना, तूने मेरी माँ को मरा बताकर झूठ बोला। अब तू इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। यह तो खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहती थी। चुप रहो, कितना झूठ बोलोगी। चलो निकलो यहाँ से। बेटा, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, इसे घर से मत निकाल। मेरा क्या है, मैं कहीं भी चली जाऊँगी, तुम दोनों सुखी से रहो। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी यही सज़ा है कि मैं इस घर से चली जाऊं। नहीं, मेरे होते यह नहीं हो सकता। अमित, इसे माफ़ कर दे और खबरदार जो बहू को कभी घर से निकल जाने को कहा। संजना सुधा जी के पैरों में गिर जाती है।